गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज भारत देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से पीड़ित है। इसकी मद्देनजर रखते हुए जो नेशनल कैरियर एकेडमी है, इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिससे कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई को कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए अपन डेली इवनिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से एक चीज चला रखी है, एमसीक्यू, जिसको लेके आते हैं। तो आप सभी का उस चैप्टर में स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? फटाफट अब आप जुड़ जाइए। आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोग हैं एग्रीकल्चर से, सब फटाफट जुड़ जाएंगे। तो अपन अपना लाइव सेशन जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आप कोशिश कीजिए, आपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करके। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। काफी सम्माननीय लोग हमारे सामने जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक जब लाइव सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अपन एक चीज की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन लाइव सेशन की बात करेंगे। मेरे साथी रूप सिंह जी जो कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट है, ये भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अपन एक कुछ चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज पढ़ी होगी, गाइड एंड गाइडेंस। गाइड और गाइडेंस, इसका सही मायने में अर्थ क्या है? इसका सही मायने में मीनिंग क्या होती है गाइड और गाइडेंस की? आपका गाइड कौन है और गाइडेंस कैसी दे रहा है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर किसी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव में जाओ, चाहे एजुकेशन फील्ड की बात हो या चाहे आप किसी भी बिजनेस क्लास में हो या क्या नाम है सोशल क्लास में हो या आप एक गवर्नमेंट क्लास में हो, किसी में भी हो, गाइड और गाइडेंस का हमेशा इफेक्ट होता है कि आपकी गाइड कैसी और गाइडेंस कैसी दे रहा है। गाइड है कौन और गाइडेंस कैसी दे रहा है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूं, गाइड और गाइडेंस का लाइफ में कितना वैल्यूएबल है, कितनी महत्वपूर्ण है। आप सभी महाभारत देखा होगा, महाभारत के बारे में सुना होगा, सभी जानते होंगे महाभारत के बारे में, सभी ने महाभारत देखी होगी। तो महाभारत में जब युद्ध होना था, महाभारत का युद्ध होना था कौरवों और पांडवों के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में जब महाभारत का युद्ध होना था तो उससे पहले एक दुविधा की स्थिति हो गई। दुविधा की स्थिति क्या हुई कि अर्जुन और दुर्योधन में ये हो गया, अर्जुन और दुर्योधन में से दुर्योधन को एडवाइस देने की, अर्जुन को एडवाइस लेनी थी। तो दोनों भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पास गए। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से जब अर्जुन और दुर्योधन गए तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिर की तरफ जाके बैठ गया और अर्जुन था वो भगवान श्री कृष्ण के जहां पे पादुकोण थे उधर बैठ गया, पैरों की तरफ बैठ गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उठे, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन को देख के बोले, हे पार्थ आप यहां? तो दुर्योधन बोला भगवान श्री कृष्ण से, मैं भी यहीं उपस्थित हूं। तो उनकी नजर दुर्योधन पे भी गई। तो फिर उनकी आपस में जो बात हुई तो उन्होंने कहा, अर्जुन से जब कहा कि अर्जुन आप अनुज है, आपको मांगने का अधिकार पहले है। तो दुर्योधन ने कहा, नहीं महाराज मेरे को भी मांगने का अधिकार है। तो कहा, मैंने सबसे पहले इस कक्ष में अर्जुन को देखा, अर्जुन को मांगने का अधिकार है। मैं अकेला हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अकेला हूं, मैं दोनों की मदद एक साथ नहीं कर सकता। मेरे पास एक नारायणी सेना है और एक मैं स्वयं हूं, इन दोनों में से एक एक चूज कर लो दोनों। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो आपका मार्गदर्शन चाहिए, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपका गाइडेंस चाहिए। दुर्योधन इतना बोलते ही दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। उसने देखा कि ये पागल अर्जुन ऐसा क्या बोल रहा है, एक आदमी को ले रहा है, हमें तो नारायणी सेना चाहिए जो विश्व की सबसे बड़ी सेना थी, उस सेना को त्याग कर रहा है और अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण को ले लिया इसने। ऐसा हो गया। फिर दुर्योधन ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी मेरे अनुज की बात को टाल नहीं सकता, अनुज को भगवान श्री कृष्ण चाहिए, ठीक है मेरे को आपकी नारायणी सेना दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है आपको मेरी नारायणी सेना दे देता हूं, मैं श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हूं। अब दोनों का गाइडेंस चेंज हो गया।
अब दोनों को जो गाइड थे वो गाइड अलग अलग हो गया। अर्जुन को गाइड करने वाला था भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन को गाइड करा था अब शकुनी। शकुनी भी युद्ध जीतने के लिए था, अर्जुन भी युद्ध जीतने के लिए करा था। अर्जुन को गाइड करने वाला भगवान श्री कृष्ण था, दुर्योधन को गाइड करने वाला दुर्योधन को गाइड करने वाला शकुनी था। लेकिन शकुनी गाइड तो कर रहा था, लेकिन द्वेषतापूर्ण गाइड कर रहा था। उसकी भावना द्वेष भावना थी उसमें। वो चाह क्या रहा था, जीतना उसका उद्देश्य तो था, लेकिन द्वेष भावना पहला की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को गाइडेंस दे रहा था, उसके मन में द्वेष भावना नहीं थी। उसने तो अर्जुन को सिर्फ एक ही कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आप जो भी होगा अच्छा होगा, आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको ये नहीं देखना मेरे को किसका बुरा करना है किसका भला करना है, ऐसा कहा उसने। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको भी गाइड और गाइडेंस का आपकी लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंस इफेक्ट है। और आपने देखा महाभारत में उस गाइड और गाइडेंस का क्या इफेक्ट आया। नारायणी सेना लेने वाले हार गए और अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण को लेके गया महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ। तो गाइड और गाइडेंस, कैसा गाइड है और उसने गाइडेंस आपको क्या दी है, ये लाइफ में बड़ा ही मायने रखने वाली चीज है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। आपकी लड़ाई आपके साथ खुद से है, किसी दूसरे से आपकी लड़ाई नहीं है। जिंदगी में ये मान के चलना, आपकी लड़ाई आपसे है, किसी दूसरे से आपका कंपटीशन नहीं है। आपको सक्सेस होना है लाइफ में, आपसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, खुद से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अपन लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए फटाफट, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया नंबर 1। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग होता है सफेद, हरा, नीला, सुनहरा, पीला। आधार बीज के कट्टे पे लगे चिन्हित पत्र का रंग होता है सफेद, हरा, नीला, सुनहरा, पीला। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, द कलर ऑफ टैग यूज टू लेबल फाउंडेशन सीड बैग इज व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन ब्लू। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए आंसर। काना धाकड़ बोल रहे हैं 2, मयूर बोल रहा है, लोकेश बोल रहा है सुपर, मोहन बोल रहा है 1, पायल बोल रही है 1, टीना बोल रही है 1, रितेश मेहता जी 1, ममता चौहान 1, विशाल 1, वाइट 1, आसिफ 1, राधिका 1, शैलेश 1, गणेश 1, 1 मैक्सिमम लोगों का आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छा आपका आंसर जा रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि 99.99% या मैं कहूं 100% बच्चों का राइट आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है व्हाइट कलर का होता है। आधार बीज जो अपन काम में लेते हैं, उस आधार बीज पर जो टैग लगा होता है, वो टैग का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, सभी का आंसर करीब करीब सही था, बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी, बहुत अच्छा आंसर। तो मैं उससे पहले आपको डिस्कशन कर लेता हूं कुछ। ठीक है, देखो दोस्तों क्या होता है, जो सीड है वो सीड को 4 क्लास में मेनली डिवाइड किया गया है। जो सीड होता है वो 4 क्लास में मेनली डिवाइड किया गया है। एक है प्रजनक बीज, उससे नीचे वाला है आधार, उससे नीचे वाला है पंजीकृत और उससे नीचे वाला है प्रमाणित। 4 प्रकार के बीज है। ये है ब्रीडर सीड, आधार को बोल दिया फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और ये सर्टिफाइड सीड। 4 सीड की क्लास डिवाइड किए गई है। प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज। पंजीकृत जो पहला बीज है प्रजनक बीज, ये प्रजनक बीज है वो न्यूक्लियस सीड से बनाया होता है। तो एक सीड और बता दिया, न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा आनुवांशिक शुद्धता किसी सीड की होती है, हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी किसी सीड की होती है, वो न्यूक्लियस सीड होता है जो सिर्फ प्लांट ब्रीडर तैयार करता है। तो ये एक अलग क्लास है।
लेकिन मेनली 4 क्लास है, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड। इसी केस में इनका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ब्रीडर सीड बनता है, फिर फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन के बाद रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के बाद सर्टिफाइड। लेकिन इंडिया के केस में सर्टिफाइड जो रजिस्टर्ड सीड है इसका प्रोडक्शन नहीं होता। भारत में पंजीकृत बीज का निर्माण नहीं किया जाता, प्रजनन का निर्माण किया जाता है आधार कार्ड, आधार से प्रमाणित। इन सभी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रंग कैसा होता है, टैग जो लगा होता है इन पर कट्टे पर, उस टैग का कलर कैसा होता है? तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, पासबानी। क्या याद रखनी है अपने को? पासबानी। प्रजनन आधार पंजीकृत प्रमाणी याद रखना है अपने को, पासबानी। पासबानी का मतलब क्या हो गया? पै का मतलब पीला, से का मतलब सफेद, बै का मतलब बैंगनी, ने का मतलब नीला। मतलब प्रजनक बीज जो तैयार करते हैं उसके बैग का कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है। आधार बीज जो तैयार करते हैं उसके बैग के कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का टैग लगा होता है बैग पे। जो पंजीकृत होता है उसके टैग कैसा कलर का होता है? बैंगनी। और जो सर्टिफाइड होता है उस पर नीला। इंग्लिश में बात करें येलो, या इसको बोलते गोल्डन येलो, व्हाइट, पर्पल और ब्लू। ये 4 कलर के टैग होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई ये चीज? पासबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दिया है। संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित हुई? नंबर ऑप्शन 1 ज्वार, ऑप्शन नंबर 2 मक्का, ऑप्शन नंबर 3 प्याज, ऑप्शन नंबर 4 अरंडी। संकर किस्में सर्वप्रथम किस फसल में विकसित की गई? ज्वार, मक्का, प्याज, अरंडी। इंग्लिश में बात करें, हाइब्रिड वेराइटीज वर फर्स्ट डेवलप्ड इन विच फॉलोइंग क्रॉप्स? सोरगम, मेज, ओनियन, कैस्टर। फटाफट आंसर बताइए। संजय यादव 2 बता रहे हैं, मनोज 2 बता रहे हैं, सतीश खटाना 2 बता रहे हैं, पायल चौधरी 2 बता रहे हैं, राजेश खटाना जी 2 बता रहे हैं, भावेश 2 बता रहे हैं, गीतिका 2 बता रहे हैं, हर्ष जी 2 बता रहे हैं, ट्विसा मेज बता रहे हैं, रितिका हाड़ा आप कोटा विश्वविद्यालय में एमएससी कर रहे हैं पैथोलॉजी में, आप 2 बता रहे हैं, अभिषेक 2 बता रहे हैं, आसिफ गंगावन मेज वैरायटी भी साथ के साथ बता रहे हैं कि गंगावन थी, चंचल बता रही है 2, आरसीए में पढ़ रहे हैं आप फर्स्ट ईयर में, जो एनसीएल के पूर्व स्टूडेंट भी रह चुके हो आप, 2 बता रहे हैं, मयंक 2 बता रहे हैं, गणेश जी 2 बता रहे हैं, दिलकुश जी 2 बता रहे हैं, राधे कृष्णाना जी 2 बता रहे हैं, अनु कुमारी धाकड़ जी 2 बता रहे हैं, शिवांगी 2 बता रही है, प्रियंका यादव जी 2 बता रहे हैं, गणेश रायका जी 2 बता रहे हैं, ममता चौहान भी बता रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ रहा है नंबर ऑप्शन नंबर 2 मक्का। मेज में फर्स्ट हाइब्रिड निकाली, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। ज्वार तो सही नहीं लग रहा, फर्स्ट हाइब्रिड ज्वार में नहीं है, क्योंकि ज्वार में तो फर्स्ट हाइब्रिड आई थी 1964 में, 1964 में ज्वार के अंदर फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी निकाली गई थी। मक्का के अंदर फर्स्ट हाइब्रिड आई 1961 में, अरंडी के अंदर यही हाइब्रिड आई 1968 के अंदर जाके, और ओनियन में तो बहुत लेट आई थी हाइब्रिड। अरंडी के केस में 1968 के समथिंग आई, और ओनियन में तो बहुत ज़्यादा लेट आई थी। इसका मतलब फर्स्ट हाइब्रिड जो निकाली गई वो किसकी वेराइटी थी? मेज की वेराइटी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का, मेज। और कौन सी वेराइटी थी वो फर्स्ट हाइब्रिड? गंगा वन। पहली मक्का की संकर किस्म कौन सी थी? गंगा 1 मक्का की पहली संकर किस्म थी। गंगा 1 मक्का की पहली संकर किस्म थी, जो कब आई? 1961, 1961 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बालू की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर 1 0.2 से 0.00 0.2 से 0.02 mm,
0.025 से 0.05 mm, 0.002 से 0.002 mm और 0.05 से 0.005 mm। इंग्लिश मीडियम में बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ फाइन सैंड, विच ऑफ द साइज ऑफ फाइन सैंड 0.2 से 0.02, 0.05 से 0.025 से 0.05, 0.002 से 0.002 और ऑप्शन नंबर 4 0.05 से 0.005। आंसर बताइए फटाफट। अनु बता रहे हैं 1, वर्षा यादव जी बता रहे हैं 1, सचिन मेहता जी 1, राकेश गणेश जी बता रहे हैं 1, रितेश जी बता रहे हैं 1, धर्मेंद्र चौधरी 1 बता रहे हैं, भावेश सैन 1 बता रहे हैं, दिलकुश 1 बता रहे हैं, सीताराम यादव जी 1 बता रहे हैं, अजय नारायण गुज्जर जी 1 बता रहे हैं, शिवांगी 1 बता रही है, सतीश खटाना जी 1 बता रहे हैं, लोकेश 1 बता रहा है, सचिन 1 बता रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर है 1। मैक्सिमम स्टूडेंट इस आंसर क्या बता रहे हैं 1। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? अपन राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कितना राइट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत अच्छी जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन इसका डिस्कशन करें तो देखो, एक तो है ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी, और एक होता है USDA यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने क्लासिफिकेशन दिया, एक ISSS ने क्लासिफिकेशन दिया। 2 के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो ISSS ने क्या किया, एक तो होता है मृदा का कणाकार क्ले, उसके बाद होती है सिल्ट, उसके बाद होता है फाइन सैंड, उसके बाद होती है कोर्स सैंड और उसके बाद होता है ग्रेवल। ये 4 बताया। ग्रेवल का मतलब हिंदी में कंकड़ पत्थर, मोटी बालू, महीन बालू। ठीक है, ये 5 क्लास डिवाइड की ISSS ने मृदा के कणों की। क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल, इन 5 क्लास में विभाजित किया। किसने? ISSS ने विभाजित किया और बताया क्ले के कणों का आकार कितना होता है 0.002 mm से कम आकार के कण कौन से होंगे? क्ले के। कि मृदा में ऐसे कण जिनका आकार, जिनकी साइज 0.002 mm से कम है, वो पार्टिकल्स क्ले के पार्टिकल्स है। अगर एक याद कर लिया ISSS के अनुसार, बाकी आपको सीक्वेंस में याद होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई डाउट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट याद हो गया अपने को, क्ले की साइज क्या होती है? लेस देन 0.002 mm। अब ऊपर वाली क्लास में जैसे ही एक जाएंगे अपन तो 1 डिजिट कम हो जाएगी। तो सिल्ट की बात करें, सिल्ट की साइज क्या होती है? 0.02 से 0.002 mm। क्योंकि इससे कम की साइज तो क्या हो गई? क्ले। तो इस साइज से लेकर यहां तक एक 0 हटा दिया अपन ने, 0.02 से 0.02 mm तक की साइज हो गई सिल्ट। अब वापिस एक 0 हटा देनी, किसमें से? इसमें से। तो यहां से लेकर 0.02 से लेकर कहां तक? 0.2 तक। वो हो गई किसका? फाइन सैंड का। अपने एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? यही क्वेश्चन था, फाइन सैंड का पूछा था अपन ने, महीन मृदा का पूछा था। क्या होता है? 0.2 से लेकर 0.02 mm। ठीक है, फिर एक कोर्स सैंड, कोर्स सैंड का वापिस पॉइंट आ गया, तो 2 से लेकर 0.2 से लेकर 2 तक mm की साइज के जो पार्टिकल है वो महीन मोटी बालू के होते हैं, कोर्स सैंड के होते हैं। और 2 से ज्यादा साइज का पार्टिकल किसका होगा? ग्रेवल का होगा। ठीक है दोस्तों, क्ले का आकार 0.002 mm से कम। अब एक एक डिजिट हटाते जाना है अपने को, बाकी की साइज आती जाएगी। इससे कम हो गया क्ले का, तो इससे लेकर यहां तक का हो गया सिल्ट का। यहां से लेकर 0.02 से लेकर 0.2 हो गया फाइन सैंड का।
0.2 से लेकर 2 तक का हो गया कोर्स सैंड का, और 2 से ज्यादा हो गया किसका, ग्रेवल का। ये तो था ISSS के अनुसार, ठीक है। अब USDA की बात करें अपन, USDA के अनुसार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत क्वेश्चन करके आते हैं 99%। USDA ने क्या किया, क्ले का आकार तो समान बताया, क्ले का तो यही बताया 0.002 mm से कम, 0.002 mm से कम के आकार के साइज के पार्टिकल क्या होते हैं, क्ले के पार्टिकल होते हैं। जो उसने सिल्ट पार्टिकल की साइज बताई, वो सिल्ट पार्टिकल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि सिल्ट के कणों का आकार USDA के अनुसार होता है तो क्या होता है, 0.002 से 0.05 mm होता है। USDA के अनुसार कितना होता है, 0.002 से 0.05 mm होता है, ये याद रखना। और सिल्ट के बाद सैंड का क्या हो जाता है, 0.05 से 2 mm तक। अब सैंड को इसने 5 क्लास में डिवाइड कर रखा है, ये अपन यहां बात नहीं करेंगे 5 क्लास कौन सी है, और 2 से ज्यादा क्या हो जाएगा, ग्रेवल का हो जाएगा। तो ग्रेवल और क्ले का आकार तो दोनों में समान बताया है, अपने को याद रखना है सिल्ट का USDA के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपकी सरफेस पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कॉलम नंबर 1 बोल रहा है पोषक तत्व के बारे में, कॉलम नंबर 2 बोल रहा है उसके लक्षण के बारे में या कार्य के बारे में। अपने को लक्षण मिलाना है, फास्फोरस का लक्षण कौन सा है, पोटेशियम का लक्षण कौन सा है, बोरोन का लक्षण कौन सा है, जस्ते का लक्षण कौन सा है। पोटेशियम इनमें से कौन सा काम करता है वो मिलाना है, पोटास अब इनमें से कौन सा काम करता है वो मिलाना है, बोरोन इनमें से कौन सा काम करता है वो मिलाना है, जस्ता कौन सा करना है इनमें से वो मिलाना है, ठीक है। पढ़ लिया यहां क्वेश्चन, नीचे करूं इसको। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, इंग्लिश मीडियम में बात कर लेता हूं मैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से मैच करना है कि कौन से का आंसर मैच हो रहा है। फास्फोरस का काम क्या है, पोटेशियम का काम क्या है, बोरोन का काम क्या है, जिंक का क्या काम है, ये मैच करना है। आंसर बता रहे हैं नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 रितिका जी बता रही है 1, अंकित बता रहा है 1, हरेंद्र बता रहा है 1, हरेंद्र पोसवाल 1, विशाल मीना 1, राधे 1, हंसराज 1, वर्षा 1, काना 1, ये 1, HR चौधरी जी 1, ठीक है। आप सभी का ज्यादातर का आंसर बता रहे हैं 1, लेकिन चलो अपन एक बार बात कर लेते हैं 1 आएगा या 2। मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम कि आंसर 1 आएगा या 2, लेकिन अपन मैच कर लेते हैं आंसर 1 है या 2। फास्फोरस, फास्फोरस इनमें से कौन सा काम कर रहा है, पौधों में रसाकर्षण दाब की सहन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, नहीं, सही बात नहीं है। ऊर्जा के स्थानांतरण में शामिल है, मतलब ये फास्फोरस के अंदर ये बात सही कह रहा है। फास्फोरस में ये वाली जो बात है ये सही बोल रहा है। फास्फोरस क्या करता है, ऊर्जा के स्थानांतरण में सहायक है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, पौधों में रसाकर्षण दाब को सहन करने की क्षमता बढ़ाता है, मतलब पोटेशियम रंध्रों को खोलता और बंद करता है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पोटेशियम करता है, इसलिए रसाकर्षण जो दाब है उसको कौन करता है, पोटेशियम। मतलब फास्फोरस तो क्या कर रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण, पोटेशियम कर दिया रसाकर्षण दाब को बढ़ा दिया। बोरोन, बोरोन की कमी से धान में खैरा रोग होता है, सही बात नहीं है। बोरोन की कमी से धान में खैरा रोग नहीं हो सकता। पराग कणों के बनने हुए पराग नली के लिए जिम्मेदार है, हाँ ये बात सही है। बोरोन पराग कण के लिए बनने, पोलन ग्रैन और पोलन ट्यूब के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, बोरोन। लास्ट बचा, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है,
जस्ते की कमी से, जिंक की कमी से। तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आएगा? 1 में तो 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। अब ऐसा बोल कौन रहा है वो अपन देख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन कौन बोल रहा है? ऐसा ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1, 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4, 4 में 3। ऐसा ऑप्शन कौन बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि फर्स्ट जो है उसमें 2 आएगा, फॉस्फोरस क्या करता है? ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पोटेशियम का, पोटेशियम क्या कर रहा है? रसाकर्षण में जिम्मेदार है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है बोरोन, बोरोन क्या करता है? परागकण और पराग नलिका के लिए जिम्मेदार है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है वो कि जिंक, जिंक की कमी से पौधों में कौन सा रोग हो रहा है? धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या हो गया इसका? अपना आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये राइट आंसर दिया है। बड़ा अच्छा आंसर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन से इजीली बन जाते हैं कि फॉस्फोरस का काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण और स्थानांतरण करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है और ट्रांसलोकेशन करता है। इसलिए एनर्जी की करेंसी किसे कह दिया? फॉस्फोरस को। पोटेशियम का मेन काम स्टोमेटा ओपन और क्लोज करता है, तो रसाकर्षण के लिए जिम्मेदार है। बोरोन का मेन काम क्या है? परागकण और पराग नलिका के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। निम्न में से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा जो करेक्टर्स है पोषक तत्वों की कमी का वो सही नहीं है? कैल्शियम, इसकी कमी के लक्षण अंतिम कलिका पर प्रदर्शित होते हैं जो कि समय के साथ सूख जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, गंधक युवा पत्तियों पर पीलेपन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 3, लोहा पुरानी पत्तियों पर पीलेपन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन पुरानी पत्तियों पर पीलेपन के लिए जिम्मेदार है। इंग्लिश में बात कर ले अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम इज नॉट करेक्टली मैच? ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर ऑन टॉप पार्ट ऑफ प्लांट। सल्फर डेफिशिएंसी सिम्टम, क्लोरोसिस सिम्टम अपीयर ऑन यंग लीफ। आयरन डेफिशिएंसी क्लोरोसिस सिम्टम अपीयर ऑन ओल्ड लीव। और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर ऑन ओल्ड लीफ। कौन सा इसका आंसर, कौन सा ऐसा सिम्टम है जो मैच नहीं खा रहा? बता दीजिए फटाफट आंसर। आसिफ कह रहा है सर एक क्वेश्चन रह गया ऊपर। हाँ, इससे ऊपर एक क्वेश्चन रह गया, उसकी भी बात कर लेंगे। आंसर बता रहे हैं 3, काना धाकड़ जी बता रहे हैं 3, शुभम प्रजापति जी बता रहे हैं 3, राधे मोहन बता रहे हैं न्यू लीप पर, रितिका 3, हरेंद्र पोसवाल जी बता रहे हैं ए, दिव्यराज चुंडावत बता रहे हैं 3, लीला पूर्विया बता रहे हैं 3, सतीश खटाना जी बता रहे हैं 3, ममता चौहान जी बता रहे हैं 3, भावेश बता रहे हैं 3, भावेश बेटा सही है। शिवराज पवार बता रहे हैं 3, राजेश चंदेल बता रहा है 3, शिवम बेटा बता रहे हैं 3, आकाश मेहता जी बता रहे हैं 3, प्रियंका यादव जी 3, दिव्यांश बता रहे हैं सी। चलो बेटा अपन बात कर लेते हैं इसकी, इधर आना पहले, राइट आंसर अपन बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है, देखो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोहा, आयरन। आयरन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर कभी भी नहीं आते हैं। आयरन की कमी पुरानी पत्तियों पे कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं देखी गई है। आयरन की कमी हमेशा नई पत्तियों पे आती है, यंग लीफ में आती है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं ये चीज। देखो इधर देखना थोड़ा सा, ये अपना पौधा है, ये अपना पौधा है। देखना इधर बेटा, ये अपना पौधा है,
ये ऊपर वाला जो भाग है ये कह दिया अपन ने टॉप पार्ट, मतलब शीर्ष भाग। जो पौधे का शीर्ष भाग कौन सा है, ये इन पत्तियों को कह दिया न्यू लीफ, नई पत्तियां, और इनको कह दिया पुरानी पत्तियां। इनको क्या बोल दिया, पुरानी पत्तियां। अब पौधे के शीर्ष भाग पर दो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आते हैं, कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण हमेशा पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। जो कैल्शियम और बोरोन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी हमेशा पौधे के शीर्ष भाग, पौधे के टॉप पर दिखाई देती है। जहां पे सबसे ज्यादा टॉप है वहीं पर इनकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी से पौधे का जो शीर्ष भाग होता है वो हुक नुमा आकृति में, जैसा हुक आता है हुक शेप में चेंज हो जाता है। कैल्शियम की कमी से, बोरोन की कमी से पौधे का शीर्ष भाग सूख के एक डंडे नुमा आकृति, जिसे कहते हैं वीप नामक संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो इन कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण कहां आ रहे हैं, पौधे के शीर्ष भाग पर। पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण आते हैं NPK, Mg, MO। इनके लक्षण हमेशा पौधे की पुरानी पत्तियों पर आते हैं। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर, इनकी कमी के लक्षण हमेशा पौधे में नई पत्तियों पर आते हैं। अब यहीं पे अपना आंसर क्लियर हो गया था। ऑप्शन बोल रहा था आयरन की कमी से पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है। आयरन की कमी के लक्षण ही नई पत्तियों पे आ रहे हैं तो पुरानी पीली पड़ने का चांस ही नहीं है। तो आयरन की कमी का से क्या होती है, कौन सी पत्तियों पे लक्षण आते हैं, नई पत्तियों पे। ये वाला आंसर अपना राइट था, जो मैच नहीं खा रहा था उस पे। ठीक है, पौधे के शीर्ष भाग पर किसके आते हैं, कैल्शियम और बोरोन के। पौधे की पुरानी पत्तियों पर ओल्ड लीफ पे किसके आते हैं, NPK, Mg, MO के। न्यू लीफ पे किसके आते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम पौधे के दोनों पत्तियों पर आते हैं, पुरानी पे भी आते हैं, नई पे भी आते हैं। इसलिए कह दिया जिंक की कमी के लक्षण पौधों के मध्य भाग में दिखाई देते हैं, मिड में दिखाई देते हैं। तो पूछ ले ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, ऐसा कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स है जिसकी डेफिशिएंसी पौधे के मध्य भाग में दिखाई देती है। वो जिंक पोषक तत्व है जिसकी कमी पौधे के मिडिल पार्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम कहां आ रहे हैं, ये अपनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक रासायनिक उर्वरक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिया, निम्न में से कोई नहीं। इंग्लिश में Which of the following is an organic chemical fertilizer? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, नन ऑफ दीज। आंसर बताइए फटाफट। टीना आडा जी बता रहे यूरिया, ममता बता रही है यूरिया, राधिका बता रहे हैं 3 नंबर, गणेश बता रहा, शिवराज बता रहा है 3, पायल बता रही है 3, अभिषेक बता रहा है 3, रितेश बता रहा है 3, भावेश 3, संजय बता रहे हैं 3 यूरिया, देवेंद्र बता रहे हैं 3। मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम नहीं 100% बच्चों का एक ही आंसर है यूरिया। 100% बच्चों का आंसर एक ही है यूरिया। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, इसका राइट आंसर है यूरिया। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। यूरिया कौन सा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। यूरिया के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यूरिया बड़ा अच्छी चीज है। यूरिया देखो, सबसे पहली बात तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, या अपन कह सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस 2CO। ये यूरिया का सूत्र है, या तो ये वाला कह सकते हैं या ये वाला, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो चीज मैं बता रहा हूं वो बड़ी ही अच्छी चीज बता रहा हूं,
और बहुत आपने अभी तक शायद बहुत कम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, एनसीए से जुड़े हुए हैं वो तो सब पढ़े होंगे, बाकी अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी आपने, जो यूरिया की खोज की बात की जाए कि यूरिया को सबसे पहले किसने खोजा, तो यूरिया को सबसे पहले किसने खोजा? एच.एम. रोविल नाम के वैज्ञानिक ने 1773 में यूरिया को यूरिन से अलग किया। जो एच.एम. रोविल नाम का वैज्ञानिक था, एच.एम. रोविल नाम के वैज्ञानिक ने यूरिया को 1773 में मानव के यूरिन से अलग किया। तो यूरिया को सबसे पहले किसने खोजा? एच.एम. रोविल ने खोजा 1773 में यूरिया को। यूरिया की खोज का श्रेय एच.एम. रोविल को दे दिया जाता है। लेकिन बेटा याद रखना, खोज का श्रेय एच.एम. रोविल को दिया जाता है, लेकिन 1773 से पहले 1727 के अंदर एक वैज्ञानिक और था जिसने यूरिया को देख लिया था मनुष्य के यूरिन में। वो वैज्ञानिक कौन था? हर्मैन। हर्मैन नाम का एक वैज्ञानिक था। हर्मैन नाम के वैज्ञानिक ने यूरिया को 1727 के अंदर ही मनुष्य के यूरिन में देखा था, मानव यूरिन में देख लिया था। लेकिन इनको इसकी खोज का श्रेय कभी भी नहीं मिला। यूरिया की खोज का श्रेय हर्मैन को नहीं दिया गया। 1727 में इन्होंने देख लिया था, लेकिन इनको खोज का श्रेय नहीं दिया गया। खोज का ये श्रेय, जो क्रेडिट किसी को दिया गया, साइटेट जिसके लिए किया गया, वो था एच.एम. रोविल, जिसने 1773 के अंदर यूरिया को यूरिन से सबसे पहले अलग किया। यूरिया को यूरिन से किसने अलग किया? एच.एम. रोविल ने किया 1773 के अंदर। लेकिन पूछे यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? यूरिया को खोजने की बात की तो अपन ने कह दिया रोविल हो गया, हर्मैन हो गया। रोविल ने सबसे पहले खोजा 1773 में, लेकिन इससे पहले भी एक वैज्ञानिक खोज चुका था इसको, वो कौन सा था? हर्मैन। लेकिन निर्माण की बात कर ले, यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया? वोहलर नाम का एक वैज्ञानिक था। वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 के अंदर 1828 में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया। निर्माण की बात कर ले कि यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? वोहलर नामक के वैज्ञानिक ने यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया। सर्वप्रथम किसने खोजा? एच.एम. रोविल ने 1773 में इसको खोज दिया। इसने तो मनुष्य के यूरिन में खोजा था, इसलिए निर्माण तो नहीं किया इसने सिर्फ देखा मनुष्य के यूरिन में और वहां से अलग कर लिया। अब निर्माण जो करें वो निर्माण किया था वोहलर ने। वोहलर ने क्या किया? 2 अकार्बनिक यौगिक ले लिए, अमोनिया। वोहलर ने अमोनिया और HCNO, साइनेयूरिक अम्ल, साइनेयूरिक अम्ल, अमोनिया और साइनेयूरिक अम्ल से वोहलर ने यूरिया का निर्माण कर दिया, NH2CO NH2। कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज होंगे कि सर साइनेयूरिक अम्ल का नहीं लिया था। बेटा उसने लिया तो लीड साइनेट का था, लेकिन लीड साइनेट से सबसे पहले उसने निर्माण किया, वो साइनेयूरिक अम्ल का निर्माण किया, अमोनिया। फिर उसकी साइनेयूरिक अम्ल बना और उसके बाद अमोनिया से रिएक्ट करा के उसने यूरिया बनाया। तो डायरेक्ट अपन बात करते हैं, अमोनिया की क्रिया किससे कराई? साइनेयूरिक अम्ल से कराई और यूरिया बना लिया। ठीक है, यूरिया में याद रखना, यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया को सबसे पहले मानव यूरिन से अलग किसने किया? एच.एम. रोविल ने किया 1773 के अंदर। यूरिया को सबसे पहले डिस्कवर या खोजा किसने? एच.एम. रोविल ने। लेकिन रोविल से पहले एक वैज्ञानिक ने खोज लिया था, वो था हर्मैन, लेकिन उनको उनकी खोज का श्रेय कभी नहीं मिला। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? यूरिया का सबसे पहले फॉर्मेशन जिसने किया वो कौन सा था? वोहलर नाम का वैज्ञानिक था। उसने किया, किससे किया? उसने अमोनिया और साइनेयूरिक अम्ल के निर्माण से किया। अमोनिया और साइनेयूरिक अम्ल के निर्माण से, इनके निर्माण से करके यूरिया बना दिया, जो कि कार्बनिक यौगिक बन गया। और किसके बनाया? अकार्बनिक यौगिकों से बनाया। जबकि ऐसी बात किसी भी थ्योरी में नहीं बताया हुआ कि अकार्बनिक से कार्बनिक बन सकता है। तो ये थ्योरी वहां जो कुछ साइंटिस्ट ऐसे कहते थे अकार्बनिक से अकार्बनिक ही बनता है, वो गलत साबित हो गई थी। वोहलर ने उसको गलत साबित कर दिया था। तो पूछ ले
कि यूरिया का निर्माण कार्बनिक यौगिकों से हुआ या अकार्बनिक यौगिकों से हुआ, ऑर्गेनिक से हुआ या इनऑर्गेनिक से, तो निर्माण किससे किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया, और क्या प्राप्त किया, यूरिया। क्लियर है बेटा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। हाँ, एक चीज और बात कर लेता हूं मैं इसमें, अभी वर्तमान में जो यूरिया बनाया जा रहा है वो यूरिया बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, हेबर विधि। वर्तमान में जो यूरिया बनाया जा रहा है, यूरिया बनाने के लिए वर्तमान में हेबर विधि का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कम है, टाइम की शॉर्टेज होने के कारण अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल होराइजन, ऑक्सीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल होराइजन। ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर 2 ई, ऑप्शन नंबर 3 बी, ऑप्शन नंबर 4 सी। आंसर मोहम्मद इमरान बता रहे हैं डी, मोहम्मद इमरान बोल रहे हैं डी, विशाल मीना जी बोल रहे हैं 4, रितिका हाडा बोल रहे हैं ओ, ममता चौहान जी बोल रहे हैं डी, रितिका हाडा बोल रहे हैं 4, रितिका जी बोल रहे हैं 4, आशा गुजर जी बोल रहे हैं 4, वर्षा यादव जी बोल रहे हैं 4, शिवम चौहान बोल रहे हैं 4, आशा बोल रहे हैं 4, भावेश बोल रहा है 4, अभिषेक बोल रहा है 4, मुकेश धाबई बोल रहे हैं 4, गणेश बोल रहे हैं 4, दिलकुश जी बोल रहे हैं 4, राजकुमार मीणा जी बोल रहे हैं 4। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर है। जो ओ होराइजन्स है, ओ संस्तर है, ये ओ संस्तर कार्बनिक खनिज संस्तर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है, तो ओ संस्तर है, वो खनिज संस्तर की श्रेणी में नहीं आता है। थोड़ी सी इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, हल्की सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, ये सोइल प्रोफाइल है, ये मृदा का कौन सा कटाव है, एक कटाव तो अपन यूं काटे मृदा को, या किसी भी चीज को एक तो ऐसे काटे, एक ऐसे काटे, ये वाला कटाव कौन सा कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन सा है, ये वाला कटाव कौन सा कहलाता है, वर्टिकल। तो मृदा का वर्टिकल सेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, सोइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। मृदा का ऊर्ध्वाधर कटाव मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, जिसके अंदर कौन से संस्तर होते हैं, ओ, ए, बी, सी और आर। आर कठोर चट्टान होती है, आर जो होती है बेड रॉक होती है। संस्तर तो यहां तक ही होते हैं, आर कोई संस्तर नहीं है, ये याद रखना, ये कोई संस्तर नहीं है। मृदा का ऊर्ध्वाधर कटाव मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, इसमें संस्तर होता है ओ, ए, बी, सी। यहां पे एक बीच में संस्तर होता है जिसको कहते हैं ई, एक के साथ एक और संस्तर होता है ई। तो पूछ ले, मृदा में कुल संस्तर कितने होते हैं, टोटल होराइजन्स कितने होते हैं सोइल के अंदर, वो होते हैं 5। मृदा में कुल संस्तर 5 होते हैं, एक ओ, ए, ई, बी, सी। मृदा में कुल 5 संस्तर होते हैं, ओ, ए, ई, बी, सी। लेकिन कृषि योग्य मृदा में, खेती योग्य मृदा में, एग्रीकल्चर जो लैंड है जिसमें अपन एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेबल जो लैंड है, उसमें 4 ही संस्तर पाए जाते हैं। मृदा में कुल 5 संस्तर होते हैं, लेकिन कृषि योग्य मृदा में, कल्टीवेबल लैंड में 4 ही संस्तर पाए जाते हैं। 4 संस्तर कौन कौन से हैं, ए, ई, बी, सी। मतलब कौन सा नहीं पाया जाता, ओ संस्तर नहीं पाया जाता, क्योंकि यह कार्बनिक संस्तर है। कौन सा संस्तर है, कार्बनिक संस्तर है, ऑर्गेनिक होराइजन्स है, जो कि कहां देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है, जंगलों में ये देखने को मिलता है। तो पूछ ले, कृषि योग्य मृदा में या मिनरल सोइल के अंदर, खनिज मृदा में कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता, तो कौन सा नहीं पाया जाता, ओ संस्तर नहीं पाया जाता कृषि योग्य या खनिज मृदा में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य तेल की खली है? सरसों केक, महुआ केक, अलसी केक, तिल केक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिबल ऑयल केक? मस्टर्ड केक, महुआ केक, लिंसीड केक, सीसेमम केक। कौन सी एडिबल नहीं है? आंसर बताइए। मोहम्मद इमरान बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2। हंसराज सैनी जी बोल रहे हैं ओ। रानी सरगारा बोल रहे हैं बी। ममता चौहान जी बता रहे हैं बी। आशा गुजर बोल रहे हैं 2। गीतिका बता रहे 2। आसिफ बता रहे 2। ठीक है, देखो हाँ, आप सभी का आंसर करीब करीब सभी का बहुत अच्छा आंसर है, सभी का अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी जेट की और एग्रीकल्चर कंपटीशन की। देखो सबसे पहली बात तो खली, देखो खली क्या होती है। सबसे पहले तो ऑयल केक क्या होता है ये देखना। ऑयल केक क्या होता है बेटा, जो भी ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल वाली क्रॉप है, तेल वाली जो भी फसलें है, तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है? खली कहलाता है। तेल वाली फसलों से तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो खली कहलाता है। ऑयल सीड क्रॉप से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सॉलिड पोर्शन बचता है वो ऑयल केक कहलाता है। इनको पशुओं को खिला सकते हैं और कुछ को नहीं खिला सकते। तो इसने पूछा है कि कौन सी पशुओं को नहीं खिला सकते, तो सरसों की अपन पशुओं को खिला सकते हैं, तिल की अपन पशुओं को खिला सकते हैं, अलसी की अपन पशुओं को खिला सकते हैं, महुआ की केक पशुओं को नहीं खिलाते। तो आंसर क्या हो गया? महुआ ऑयल केक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आयरन सल्फेट तुल्य डालना होगा अगर मृदा सुधार हेतु 1 टन जिप्सम डाला जाता है? कि कितना आयरन सल्फेट का एप्लीकेशन करना पड़ेगा अगर जिप्सम डालना है? तो इंग्लिश मीडियम में बात करें कि द अमाउंट ऑफ आयरन सल्फेट इन टन्स इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ जिप्सम टू इंप्रूव सोयल। कितना टन आयरन सल्फेट डालना पड़ेगा अगर 1 टन जिप्सम डाल रहे हैं? तो आंसर बताइए। ममता चौहान जी बता रहे हैं 3 सी। ममता चौहान जी बता रहे हैं 3। अश्विन लबाना जी बता रहे हैं 2। राजेश मेवल जी बता रहे हैं 3। आशा गुजर बता रही है 3। मयूर मुझी बता रहे हैं 3। रवि पारासर जी बता रहे हैं 3। प्रियंका बता रहे हैं 3। अश्विन लबाना जी बता रहे हैं 3। करीब करीब सभी का आंसर 3 आ रहा है। रवि पारासर जी बता रहे हैं 3। रवि पारासर जी बता रहे हैं 3। ओम प्रकाश पटेल जी बता रहे हैं 3। हंसराज जी बता रहे हैं 3। विनय मेटा जी बता रहे हैं 4। अपन इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। देखो बेटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो अपन एक पेज पे चल जाते हैं, ब्लैंक पेज पे। ये कैसे निकाला? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। वो राइट आंसर 3 कैसे आया ये देखते हैं। तो इसने पूछा है जिप्सम तुल्यांक। क्या पूछा है इसने? जिप्सम तुल्यांक। मतलब अगर किसी खेत में 1 टन जिप्सम प्रयोग किया तो उसकी तुलना में कोई सा भी रासायनिक सुधारक कितना काम में लेना पड़ेगा। मैं उसके एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी की भी बता रहा हूं कि जिप्सम की तुलना में अपने को कोई सा भी पूछ ले कि 1 टन जिप्सम प्रयोग किया तो दूसरा अपने को कितना लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं जिप्सम इक्विवेलेंट। जिप्सम के इक्विवेलेंट अपने को दूसरा कितना चाहिएगा। तो सिंपल सी तरीके से निकालना है इसको कि अपने को यह मालूम होना चाहिए जिप्सम का मोलिकुलर वेट कितना है। जिप्सम का मोलिकुलर वेट 172। जिप्सम का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 172।
ठीक है, सभी को आता होगा जिप्सम का मोलिकुलर वेट 172। अब जिस किसी का भी तुम्हारे को पूछ रहा है, जिप्सम की तुलना में किसी का भी पूछा है, आयरन सल्फेट का पूछा, चाहे सल्फर के पूछ ले, चाहे आयरन पाइराइट का पूछ ले, चाहे किसी का भी पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे जिप्सम का मोलिकुलर वेट? क्योंकि जिप्सम की तुलना में पूछ रहा है अपने को, तो जिप्सम का मोलिकुलर वेट तो आएगा। तो जिप्सम का मोलिकुलर वेट का अपने को भाग दे देना है जिस किसी का भी पूछे, जिस किसी का भी अपने को पूछा गया है उसमें जिप्सम के मोलिकुलर वेट का भाग दे देना है। जैसे अपने को पूछ लिया जिप्सम की तुलना में अगर जिप्सम 1 टन प्रयोग किया तो सल्फर का कितना प्रयोग करना पड़ेगा, सल्फर उस खेत में कितना डालना पड़ेगा, तो सल्फर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 32, सल्फर का मोलिकुलर वेट 32, तो 32 में 172 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 0.18, 0.18 आ जाएगा। अगर 1 टन जिप्सम डालेंगे तो सल्फर कितना डालेंगे 0.18 टन डालेंगे। ऐसे ही पूछ ले आयरन पाइराइट, FeS2 या फेरस सल्फेट, तो सभी तरीका यही तरीका है सभी को निकालने का कि जिप्सम का मोलिकुलर वेट का भाग दे देना है जिसका पूछा है तुम्हारे को। सल्फर का पूछा है, सल्फर के मोलिकुलर वेट में जिप्सम का भाग दे देना है। आयरन सल्फेट का पूछा है तो आयरन सल्फेट के मोलिकुलर वेट में जिप्सम के मोलिकुलर वेट का भाग दे देना है। आयरन पाइराइट का पूछा है तो आयरन पाइराइट के मोलिकुलर वेट में किसका भाग दे देना है, जिप्सम का भाग दे देना है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेसिकुलर अर्बोसुकल माइकोराइजा वैम निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व अवशोषण करने में पौधों की मदद करता है? आयरन, कॉपर, जिंक, निकिल। इंग्लिश मीडियम में बात करें, वेसिकुलर अर्बोसुकल माइकोराइजा इंक्रीज अपटेक ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, निकिल। फटाफट आंसर बता दीजिए। धर्मेंद्र बता रहा है सी, आसिफ बता रहा है जिंक, मोहम्मद इमरान बता रहा है सी, शिवम बता रहा है 2, टीना बता रही है सी, मैंग बता रहा है जिंक, शिवम बता रहा है 2, अनु कुमारी धाकड़ बता रही है 3, गीतिका मीणा जी बता रहे हैं 3, विनय मेटा जी बता रहे हैं 2, अश्विन लबाना जी बता रहे हैं 3, धर्मेंद्र चौधरी जी बता रहे हैं 3। चलो सभी एक ही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है आपने, और एग्रीकल्चर अच्छे से तैयार है इसका मतलब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रुकने वाले नहीं हो, आप कंटिन्यूअस आगे जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर देखना, जो ये है वैम, वेसिकुलर अर्बोसुकर माइकोराइजा, क्या है ये? माइकोराइजा। ये माइकोराइजा शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक था फ्रैंक ने सबसे पहले माइकोराइजा शब्द का प्रयोग किया। और फ्रैंक ने क्या बताया, माइकोराइजा क्या होता है, ये चीज कहा। माइकोराइजा क्या होता है? उच्च पादपों की जड़ों व फफूंद के मध्य सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। उच्च पादपों की जड़ों व फफूंद के मध्य सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है, जिस माइकोराइजा शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने किया। और यह बताया कि यह पौधों को फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है। किसकी उपलब्धता को बढ़ाता है? फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ जिंक। तो अपने ऑप्शन में फास्फोरस था नहीं, अपने ऑप्शन में क्या था? जिंक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जिंक। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधों का पीला होना पौधों के किस में दिखाई देता है? पुरानी पत्तियों पर, निचली पत्तियों पर, बीच के पत्तों पर, पूरे पौधे में, ऊपर वाली पत्तियों में, नीचे वाली पत्तियों में, बीच के पत्तों में और पूरे पौधे में। इंग्लिश मीडियम में बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट कॉज येलोविंग ऑफ अपर लीफ, लोअर लीफ, मिडिल लीफ और पूरे प्लांट में, होल प्लांट। आंसर फटाफट। गणेश बता रहे हैं 2, गणेश हंसराज सैनी जी बता रहे हैं 4,
गणेश खुशीराम जी बता रहे हैं 2, पायल बता रही है 2, शिवम बता रहे हैं 2, प्रियंका यादव जी बता रहे हैं 2, एग्रीकल्चर धाकड़ रोयल बता रहा है 2, रतन यादव जी आप क्रिप्को से बता रहे हैं 2, राजेश जी बता रहे हैं 2। तो बेटा ये बात तो अपन ने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के समझा था, डायग्राम बनाया था, डायग्राम बना के अपन ने क्लियर किया था पौधे की पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के लक्षण आते हैं। पौधे के शीर्ष भाग पर कैल्शियम और बोरोन के लक्षण आते हैं, ये अपन ने बात किया था। तो ये पूछ रहा है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या होता है? पौधे की पत्तियों का पीला होना। नाइट्रोजन से पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से प्लांट लीफ येलोविंग कलर की हो जाती है। और कौन सी पत्तियां होती है? कौन सी होती है? नीचे वाली पत्तियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लोअर लीफ जो है, पुरानी पत्तियां, वो नाइट्रोजन की कमी से पीली पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण में किस सूक्ष्म तत्व के कारण बढ़ता है? जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स के कारण इंक्रीज होता है? कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम। आंसर प्लीज। इंग्लिश मीडियम वाले, किस मिनरल न्यूट्रिएंट्स के कारण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज होता है? कॉपर, जिंक, बोरोन और मोलिब्डेनम। आंसर प्लीज। ऑप्शन नंबर बता रहे हैं डी, चेतन जी बता रहे हैं 2, कुछ बता रहे हैं डी, कुछ बता रहे 4 नंबर डी नंबर मोलिब्डेनम, 4 नंबर मोलिब्डेनम डी। अनु कुमारी जी बता रहे हैं 4, शिवम बता रहे हैं 4, पायल चौधरी जी बता रहे हैं 2 नंबर, करण जाट जी बता रहे हैं 4 नंबर, रितु जी बता रहे हैं मोलिब्डेनम। चलो बेटा अपन इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसका राइट आंसर तो देखो बेटा क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर है। कौन सा पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन स्तरीकरण को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। क्यों? मैं बता देता हूं आपको क्यों। देखो पौधा बेटा, ये जो ये अपना ये पौधा है, ये प्लांट्स की रूट है, ये पौधे की जड़ें है। अब पौधा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो पौधा करता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को करेगा, या तो मर्दा वायु में जो नाइट्रोजन है उसको, या एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको। तो वो नाइट्रोजन किस रूप में है? N2 के रूप में। इस N2 को ये पौधों को लाकर किस में दे देता है? NH3 में दे देता है, अमोनिया में। N2 को, जो N2 है इसको किस में लाके दे देगा? अमोनिया में लाके दे देगा, NH3 में लाके दे देता है। यहां पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है, उस गांठ में एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो प्लांट की रूट नोड्यूल में पाया जाता है। पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम का क्या नाम है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है बेटा? जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में उसको अमोनिया में चेंज करता है। किसको? नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है। इसलिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिसका निर्माण कौन करता है? मोलिब्डेनम। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? मोलिब्डेनम जिम्मेदार है। इसलिए मोलिब्डेनम को नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व बताया गया है। पूछ ले कि कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंक्रीज करता है? मोलिब्डेनम इंक्रीज करता है, क्योंकि यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम का निर्माण करता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म जीव जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ते हैं कहलाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 1 थर्मोफाइल, ऑप्शन नंबर 2 मीजोफाइल, ऑप्शन नंबर 3 साइक्रोफाइल, ऑप्शन नंबर 4 हाइपर थर्मोफाइल।
द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो द टेम्परेचर 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड थर्मोफाइल, मीजोफाइल, साइक्रोफाइल, हाइपर थर्मोफाइल। आंसर बताइए फटाफट। इमरान जी बता रहे हैं 2, शिवम बता रहे हैं गुड सर, ममता चौहान जी बता रहे हैं 2, हर्ष कुशवा बता रहे हैं बी, मयूर बता रहे हैं 2, खुशीराम मीना जी बता रहे हैं 2, आशा गुज्जर बता रही है बी, टीना हाड़ा बता रही है बी, गीतिका मीना बता रही है 2। बहुत अच्छा। इसकी राइट आंसर की बात कर लेते हैं अपन। बेटा इधर देखना, देखो 3 प्रकार के मृदा में जीवाणु होते हैं। एक साइक्रोफाइल, एक होते हैं मीजोफाइल, एक होता है थर्मोफाइल। साइक्रोफाइल, मीजोफाइल और थर्मोफाइल 3 जीवाणु पाए जाते हैं मृदा में। टेम्परेचर के आधार पर 3 भागों में बांटा है, तापमान के आधार पर साइक्रोफाइल, मीजोफाइल और थर्मोफाइल। ऐसे जीवाणु जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर क्रियाशील रहते हैं साइक्रोफाइल होते हैं। ऐसे जीवाणु जो 20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रियाशील रहते हैं मीजोफाइल कैटेगरी में आते हैं। ऐसे जीवाणु जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर क्रियाशील रहते हैं वो थर्मोफाइल जीवाणु होते हैं। जो 10 डिग्री से कम है साइक्रोफाइल, जो 20 से 40 है मीजोफाइल, जो 45 से ज्यादा है वो कौन से कहलाएंगे? थर्मोफाइल जीवाणु कहलाते हैं। तो अपन इसका आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है कितना, 20 से 40, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीजोफाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो मीजोफाइल कैटेगरी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, टाइम कम अपने पास। पर्याप्त नाइट्रोजन रखने वाले पौधों में नाइट्रोजन की सांद्रता होती है। जिन पौधों में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सफिशिएंट होती है, उनमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है 0.1 से 0.5, 1 से 5%, 0.5 से 1%, 5 से 7%। ऑप्शन बताइए फटाफट आंसर। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी फटाफट आंसर। मोहम्मद इमरान बी, रानी बी, लीला पूर्विया 2, शिवम 2, अनु कुमारी धाकड़। हाइपर थर्मोफाइल होता है बेटा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से जो ज्यादा 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे जो एक्टिव रहते हैं वो हाइपर थर्मोफाइल जीवाणु कहलाते हैं। 45 से ऊपर वाला हो गया थर्मोफाइल, और 60 से ऊपर वाले जो होते हैं वो हाइपर थर्मोफाइल होते हैं बेटा। इसका आंसर बता रहे हो आप, ऑप्शन नंबर 2 आंसर बता रहे हैं। मैक्सिमम आंसर क्या बता रहे हैं? दो नंबर आंसर। राइट आंसर क्या है? जिन पादपों में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है उनमें नाइट्रोजन की सांद्रता क्या होती है? 1 से 5%। लेकिन बेटा याद रखना, ये पौधों में पूछा है तब 1 से 5 है। अगर यही क्वेश्चन अपने को मृदा में पूछ लेता कि मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है तो नाइट्रोजन की सांद्रता होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता। मृदा में सोइल के अंदर पूछ लेते तो सोइल में पूछते तो राइट आंसर क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर 1। लेकिन पौधों में पूछा है तो पौधों में राइट आंसर हो गया अपना 1 से 5% इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कौन सा पोषक तत्व स्टोमेटा के खोलने व बंद करने में जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। बताइए फटाफट आंसर। आसिफ बता रहे हैं
के। पोटेशियम, मोहम्मद बता रहा है डी, बबलू बता रहा है के, ममता बता रही है डी, टीना हाडा जी बता रहे हैं डी, खुशीराम बता रहा है डी, आसिफ बता रहा है पोटेशियम, रतन यादव जी बता रहे हैं के, राजेंद्र यादव जी बता रहे हैं, राजेंद्र यादव जी आप कोटा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप मेरे सहपाठी हैं, थैंक यू आप जुड़े। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है? पोटेशियम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस 6% के लगभग मानव जनित ग्रीन हाउस में योगदान देती है? N2O, CO2, SO2, NH3। इंग्लिश मीडियम में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 6% टू ऑर्थोपोजेनिक ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि कौन सी ऐसी गैस है जो 6% ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट कर रही है? आंसर बताइए फटाफट। ममता बता रही है ए, आशा बता रही है एक, हरेंद्र पोसवाल बता रहा है एक, राज पटेल बता रहा है एक, हंसराज सैनी जी बता रहे हैं एक, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं एक। इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो देखो सिंपल सी बात है बेटा, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, कभी भी ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक सिंपल ट्रिक याद रखोगे, ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। कार्बन मीथेन के साथ, कार्बन मीथेन के साथ फ्लोर पर नाचने गई, कार्बन मीथेन के साथ फ्लोर पर नाचने गई। कार्बन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन का मतलब है CH4, फ्लोर का मतलब है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और नाचने का मतलब है N2O। कार्बन मीथेन के साथ फ्लोर पर नाचने गई, कार्बन का मतलब CO2, मीथेन का मतलब CH4, फ्लोर का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और नाचने का मतलब है N2O। अब एग्जाम में जैसे पिछली बार जेट का क्वेश्चन था बायोलॉजी में कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है इनकी सीक्वेंस बताइए। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है CO2 का, फिर CH4 का, फिर CFC का, फिर N2O का। तो सीक्वेंस हो गई CO2, CH4, CFC और N2O। 60 20 14 6, 60 20 14 6, 60% कॉन्ट्रीब्यूट CO2 का, 20% कॉन्ट्रीब्यूट CH4 का, 14% कॉन्ट्रीब्यूट CFC का, 6% कॉन्ट्रीब्यूट N2O का। तो ट्रिक याद रखना, कार्बन मीथेन के साथ फ्लोर पर नाचने गई, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर N2O। तो अपना आंसर क्या आ गया? 6% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? N2O। तो क्वेश्चन में आ जाए अपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 बेटा। ठीक है, समझ में आया ना? ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ट्रिक याद कर ली तो। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? रॉक फॉस्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट पानी में घुलनशील है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट अम्ल में घुलनशील है, अमोनियम फॉस्फेट पानी में घुलनशील है। इंग्लिश मीडियम वाले, which of the following statement is not correct? Rock phosphate is water soluble, single super phosphate is water soluble, triple super phosphate is acid soluble, ammonium phosphate is water soluble। कौन सा ट्रू है इसमें? ये पूछ रहा है, ट्रू नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो मैं बताऊं, सिंगल सुपर फॉस्फेट पानी में घुलता है बेटा, क्लियर है। रॉक फॉस्फेट पानी में घुलता है, ये गलत बात कह रहा है, ये बात सही नहीं बोल रहा। रॉक फॉस्फेट कभी पानी में नहीं घुल सकता, पानी में घुलने की स्थिति में होता ही नहीं है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट ना पानी में घुलता है ना अम्ल में घुल सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट किसी भी कंडीशन में पानी में नहीं घुल सकता। सिंगल सुपर फॉस्फेट पानी में घुल जाता है, अमोनियम फॉस्फेट पानी में घुल जाता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है ये पानी में घुलता है मुख्यतया, लेकिन कुछ हद तक अम्ल में भी घुल जाता है।
वैसे तो मुख्यतः ट्रिपल सुपर फोस्फेट भी पानी में ही घुलता है, लेकिन अम्ल में भी घुल सकता है, लेकिन रॉक फोस्फेट तो पानी में बिल्कुल नहीं घुलता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? सैंडी, लोमी सैंड, सैंडी लोम, सैंड। आंसर फटाफट। इंग्लिश मीडियम में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोइल टेक्सचर क्लास? सैंडी, सैंडी लोम, लोमी सैंड और सैंड। आंसर फटाफट। अनु, टाइम की कमी होने की वजह से थोड़ा सा चलो मैं कोशिश करता हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ज्यादातर क्वेश्चन को, लेकिन अब क्या टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आंसर प्लीज। आंसर प्लीज। कुछ बता रहे हैं 1 नंबर, कुछ बता रहे हैं डी, कुछ बता रहे हैं 1, कुछ बता रहे हैं डी। देखो बेटा, ये आप सभी करीब करीब 50% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हो। ये क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी मृदा संरचना की श्रेणी नहीं है? इंग्लिश में देखना, हिंदी में सही नहीं बता रखा है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोइल टेक्सचर क्लास? कौन सी सोइल टेक्सचर की क्लास नहीं है? तो सोइल टेक्सचर की क्लास की बात करें, सैंडी तो होती है। सैंडी किसे कहते हैं? जिसमें 85% सैंड पाई जाए वो सैंडी होती है, ये क्लास होती है। लोमी सैंड भी क्लास होती है, सैंडी लोम भी क्लास होती है। सैंड कभी क्लास नहीं है, सैंड कभी टेक्सचर क्लास नहीं है। सैंड सोइल का एक प्राइमरी पार्टिकल है। सोइल के 3 प्राइमरी पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो सैंड कोई क्लास नहीं है टेक्सचर की, सैंड एक सोइल का पार्टिकल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी मृदा संरचना की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सोइल टेक्सचर क्लास नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। उभय द्विगुणित ब्रेसिका जुन्सिया निम्न में से किसके संकरण द्वारा विकसित की गई? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वर्सेज ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया। इंग्लिश मीडियम में, द एम्फिप्लॉइड ब्रेसिका जुन्सिया हैज बीन इवॉल्व्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस क्रॉस ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस क्रॉस ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका कैरिनाटा क्रॉस ब्रेसिका निग्रा क्रॉस ब्रेसिका ओलेरेसिया। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर लास्ट का ममता चौहान बता रहे हैं बी, विशाल मीना जी बता रहे हैं 3। देखो, लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन के आंसर ही मैक्सिमम स्टूडेंट गलत दे रहे हैं। लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ही टिपिकल क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। 50% लड़के फिर भी अच्छा क्वेश्चन आंसर बताया है लास्ट वाले क्वेश्चन का। देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा, जो ब्रेसिका जुन्सिया जो होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रेसिका जुन्सिया, भारतीय सरसों, इंडियन मस्टर्ड जो है अपनी ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया किसका नाम है? इंडियन मस्टर्ड का नाम है, भारतीय सरसों, जिसे अपन देसी भाषा में क्या बोलते हैं? राई। राई जो है, राई को भारतीय सरसों बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका निग्रा का क्रॉस है। ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस है, ब्रेसिका जुन्सिया बनी है उससे। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस ब्रेसिका निग्रा से कराया गया। निग्रा कौन सी है? काली सरसों। ब्रेसिका निग्रा जो है, निग्रा है काली सरसों। निग्रा का मतलब हो गया नाइजीरिया। निग्रा से याद रख लेना नाइजीरिया, और नाइजीरिया के लोग कैसे हैं? काले। तो ब्रेसिका निग्रा कौन सी सरसों है? ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों। और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो कौन सी सरसों है? पीली या भूरी सरसों। येलो मस्टर्ड या ब्राउन मस्टर्ड वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। येलो मस्टर्ड और ब्राउन मस्टर्ड का क्रॉस किससे कराया? ब्लैक मस्टर्ड से कराया। काली सरसों जिसे कहते हैं ब्रेसिका निग्रा, उससे क्रॉस कराया। तो इन क्रॉस से जो बनी वो इंडियन मस्टर्ड बनी, और उसको क्या कह दिया? ब्रेसिका जुन्सिया। ठीक है बेटा, आज के अपने क्वेश्चन हैं यहां तक।
ही है। तो बताओ, आपको ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बता दीजिए कि आज का लाइव जो कन्वर्जेशन था अपना वो कैसा था, आपको समझ में आया या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही, किसी के साथ कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आई हो, अंडरस्टैंडेबल नहीं हुआ हो या सही से नहीं समझाया गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपका और हमारा जो कन्वर्सेशन था या जो एनसीए के साथ आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, एनसीए आपको जो प्रोवाइड करा रहा है प्लेटफॉर्म, वो कैसा प्लेटफॉर्म है। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए कमेंट करके। कि आपका कॉर्पोरेशन हमारे लिए हमेशा ही सदैव हमें भी मोटिवेट करता है। आप जितने से ज़्यादा जितने ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ते हो, नेशनल कैरियर एकेडमी हमेशा उससे मोटिवेट होती है, जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ते हैं। ये नेशनल कैरियर एकेडमी का हमेशा मोटो रहा है कि आप जितने ज़्यादा इससे जुड़ोगे आपको उतना ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी एनसीए। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चीज़ें फॉरवर्ड किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आज की क्लास को अपन फिनिश करें, आप कहो तो। ठीक है, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद।